हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम क्लास 6 की हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसका आज हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। ये यूपी बोर्ड क्लास 6 का है, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ठीक है, अगर आप क्लास 6 में हैं तो आप इसे देख सकते हैं, या फिर आप यूपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन्हें आप देख सकते हैं। तो और मैंने क्लास 6 का इंग्लिश ही मैं करा रही हूँ, बाकी के सब्जेक्ट भी करा रही हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको जो भी सब्जेक्ट की ज़रूरत है, जो भी आप देखना चाहें वो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका थर्ड चैप्टर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो हम इसकी स्टोरी ही देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है एक ही में अगर सब करते हैं तो। चलिए, इसका क्या है, नदी घाटी की सभ्यताएं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नदी घाटी की सभ्यताओं के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। आज कुछ लोग गांवों में रहते हैं। ठीक है, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गांवों में रहते हैं, तो कुछ नगरों यानी कि शहरों में रहते हैं। दोनों ही जगह के रहन सहन में कुछ कुछ समानताएं होती हैं। ठीक है, दोनों ही जगह के रहन सहन में कुछ समानताएं देखी जा सकती हैं, तो कुछ अंतर भी हैं। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, कितने वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में नगर थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना की तरह होता था। ठीक है, जिस तरह से आज के नगर निर्माण होते हैं वैसे ही पुराने समय के भी नगर निर्माण हुआ करते थे। 2500 वर्ष पूर्व जो नगरों जो मिले हैं खोज में, वो भी उसी तरह के कुछ उनके भी निर्माण देखने को मिले हैं। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। ठीक है, ये किस चीज से पता चला है, उस समय के जो अवशेष मिले हैं उनसे ये बात सामने आई है। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। नदियों के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ था। ठीक है, व्यापार के लिए जो जलमार्ग था वो सुलभ था, और नदियों के किनारे बसने के कारण अन्न उत्पादन में भी मदद मिलती थी, ज्यादा से ज्यादा अन्न का उत्पादन हो पाता था। नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। ठीक है, नदी मार्ग से व्यापार था वो कैसा था, सस्ता था, सुगम था और आसान और सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा काम धंधे को अधिक महत्व मिला। ठीक है, नगरों में अब आज भी आप देखते हैं कि नगरों में रहने वाले लोग कृषि की अपेक्षा में काम धंधों को ज्यादा महत्व देते हैं। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। हड़प्पा सभ्यता, अब यहाँ पर एक हड़प्पा सभ्यता है जिसका टाइम पीरियड क्या है, हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहा है हड़प्पा सभ्यता का। पुराने शहर की खोज, सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। ठीक है, 1921 सन आप याद रखेंगे, 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में तो हड़प्पा नामक स्थल कहाँ पर है, ये पंजाब में। ये नाम आप याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। तो हड़प्पा नामक स्थल कहाँ पर मिला है, ये पंजाब में मिला है। ठीक है, तो पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल से एक उन्होंने जो हड़प्पा नामक स्थल मिला है ने पंजाब, यहाँ पर इन्होंने एक खंडहर की खोज की है। ठीक है, इसी खंडहर के अवशेषों के
अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ है कि यहाँ एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी से इन्हें क्या मिला, इस खंडहर से इन्हें मालूम चला है इसके अध्ययन से कि यहाँ पर नगरीय सभ्यता के अवशेष इन्हें प्राप्त हुए हैं। किन्हें प्राप्त हुए हैं? पुरातत्वविदों को। ठीक है। इसी प्रकार सिंधु प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाने वाला एक गांव कहाँ मिला है? सिंधु प्रांत में मिला था। ठीक है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। जितना मैं अंडरलाइन करा रही हूँ आप ध्यान से देखिए ताकि आप आसानी से क्वेश्चन आंसर कर पाए इसके। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं क्योंकि यह अवशेष सिंधु नदी घाटी से प्राप्त हुए थे, इसलिए सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। तो इसी सभ्यता को मोहनजोदड़ो जो है इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। हड़प्पा नामक स्थल से एक संस्कृत के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृत कहते हैं। ठीक है। इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल से संस्कृत के अवशेष मिले थे। ठीक है। सबसे पहले मिले थे, इसलिए हड़प्पा को हड़प्पा संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ सड़कों और गलियों की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। इसमें देखिए कितनी अच्छी सी इसमें सड़कें और गलियां दिखाई गई हैं इस पिक्चर में। पुरातत्वविदों ने इस स्थलों के विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। ठीक है। जो पुरातत्वविद थे जब इन्होंने खुदाई की है तो यहाँ पे खुदाई में इन्हें पूरा का पूरा शहर मिला है। ठीक है। दबा हुआ जिन्हें पूरा पूरा शहर मिल गया है, यहाँ पे पूरा का पूरा शहर इन्हें खुदाई में मिला है दबा हुआ पुरातत्वविदों को। लोग नीचे उतरकर उसकी गलियों में घूमने लगे। ठीक है। उस शहर, ऐसा शहर की आपको पिक्चर दिख रही है ना, ये गलियां दिख रही हैं, यह पूरा का पूरा शहर मिला है खुदाई में, जहां से वो नीचे उतर के ये गलियों में घूमने लगे। इतना बड़ा शहर था। उन्होंने देखा कि घरों में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। ठीक है। वहां पर सीढ़ियां भी बनी थी जैसे कि आजकल आपको सीढ़ियां घरों में मिलती हैं। मानो आज के घरों और शहरों के बीच बनी चौड़ी सड़कें ऐसी हैं जैसी आज शहरों में बनती हैं। इतना बड़ा शहर, यहाँ कितने लोग रहते होंगे? जब खोजबीन की गई तो पता चला कि यह दबा हुआ शहर बहुत ही पुराना है। ठीक है। खोजबीन से ही पता किया गया कि जो शहर मिला है दबा हुआ ये बहुत पुराना शहर है। आश्चर्य तो तब हुआ जब पता लगा कि यह शहर 4-5 हजार साल पुराना है। कितने साल पुराना निकला है ये शहर? 4-5 हजार साल पुराना शहर है ये। उस समय ये माना जाता था कि 4-5 हजार साल पहले लोग खेती करके पशुपालन या शिकार आदि करके जीवन यापन करते थे। ठीक है। ऐसा मानते थे कि इतने साल पहले लोगों के पास अच्छे घर नहीं होते होंगे, तो लोग सिर्फ कृषि करते होंगे, पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते होंगे। लेकिन इतना बड़ा और इतना पुराना शहर मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे कि आजकल के शहर हो, आजकल के घर हो, इस तरह से वहां पर सब मिला। क्योंकि इतने पुराने समय में भी शहर बन गए थे। इससे ये पता चला कि इतने पुराने समय में भी शहर बने हुए थे। उनके बचे खुचे निशान देखकर हमें यह जरूर पता लग जाता है कि शिकारी, मानव और शुरू के गांवों की तुलना में शहर के लोगों का जीवन बदल गया था। ठीक है। शहर में रहने वाले लोगों का जीवन बिल्कुल अलग था। शहर ही शहर, अब देखो यहाँ खुदाई में पूरा इस तरह शहर ही शहर मिले हैं। ठीक है। कितना बड़ा शहर मिला है। ठीक है। यहाँ सीढ़ियां हैं, कितना सुंदर सा बना हुआ है पूरा, है ना। तो इस तरह से पूरा शहर खुदाई में मिला है। ये देखो कुएं बने हुए हैं। ठीक है। शौचालय इस तरह से बने हुए हैं जैसे आजकल बनाए जाते हैं। इस तरह से पूरा अच्छा सा बना हुआ शहर मिला है खुदाई में। धीरे धीरे आगे और खोज हुई। कई जगहों
पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई शहर थे। ठीक है, ऐसे शहर केवल एक दो नहीं थे, बहुत सारे शहर मिले खुदाई में। वे खासकर एक बड़ी नदी और उसमें मिलने वाली दूसरी छोटी नदियों की घाटी में बसे हुए थे। ये शहर कहाँ पर बसे हुए थे? नदी और छोटी छोटी घाटियां जो उस नदी में मिलती थी उनके किनारे बसे हुए ये शहर थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान देश में जाते हैं। ठीक है, इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र कहाँ पर हैं आज के टाइम में? ये पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, तो अब लेकिन पाकिस्तान अलग है, तो कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए हैं। लेकिन रोपड़ नामक की जगह भारत के पंजाब राज्य में है। ये आप याद रखेंगे, रोपड़ नाम की जो जगह है वो कहाँ है? भारत में है, पंजाब में, भारत के पंजाब में है। कालीबंगा भारत के राजस्थान में है। ये अंडरलाइन वाले सारे आप याद रखेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन में आएंगे। तो कालीबंगा कहाँ है? भारत के राजस्थान में है। और लोथल भारत के गुजरात में है। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, तीनों के नाम याद रखेंगे आप कि रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ है पंजाब में। ठीक है, रोपड़ पंजाब में है। और कालीबंगा कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। और लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ये तीनों के नाम आप याद कर लेंगे। सिंधु घाटी के शहर की इमारतें, ठीक है, सिंधु घाटी की जो शहर है उसकी इमारतें खुदाई करने पर शहरों में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार थी। जो किस तरह की बनी थी? आयताकार की बनी हुई बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं शहर खुदाई में। कई 2 मंजिला घर थे। ठीक है, 2 मंजिला घर भी मिले हैं। अमीरों की कोठियां मिली हैं। ठीक है, गरीब कारीगरों के छोटे छोटे घर भी मिले हैं। चित्र में उन इमारतों की दीवारें देखिए, कितनी ऊंची दीवारें हैं। इन्हें किसी मिस्त्री ने बनाया होगा। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिन्हें किसी योग्य मिस्त्री ने ही उन्हें बनाया होगा। दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई हैं। ये शहर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये देखो पक्की ईंटों से बना हुआ शहर है पूरा। तो ये जो ईंटें हैं ये पक्की ईंटों से बनाई गई दीवारें हैं। इनसे पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां रही होंगी। ठीक है, शहर की सड़कें गांव की गलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी। और जो शहर की सड़कें थी वो गांव की गलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल सीधी सीधी सड़कें थी। ठीक है, पूरा शहर व्यवस्थित था। पूरा शहर बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित था। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। ठीक है, सड़कों के किनारे जो थी वो पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर घर की जो नाली थी वो बड़े नालों से मिलती थी। सिंधु घाटी के शहरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। ठीक है, इसमें पक्के घरों के अलावा क्या मिले हैं? बहुत बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता होगा। गोदाम मोहनजोदड़ो नालियां साफ करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मोहनजोदड़ो में दिखाई गई हैं कुछ नालियां। मोहनजोदड़ो नालियां साफ करते हुए शहर के लोगों को बड़े गोदामों में अनाज भर कर रखने की जरूरत क्यों पड़ती होगी? ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो देखिए आप नालियां साफ कर रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को आपको दिखाया गया है नालियां साफ करते हुए। अब आप सोचिए कि यहाँ पे बड़े बड़े गोदामों की जरूरत क्यों पड़ती होगी? तो आप बताइए और सोचिए। घरों और गोदामों में के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार भी मिला है। ठीक है, आप याद रखेंगे बड़ा पक्का जो स्नानागार है वो कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में। स्नानागार कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है,
इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो के लोग थे वो सफाई और स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक थे। स्नानागार मोहनजोदड़ो, अब स्नानागार भी कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, स्नानागार मोहनजोदड़ो। सोचिए और बताइए, आपको सोचना है और यहाँ पर आपको बताना है। ऐसा क्यों लगता है कि सिंधु घाटी के नगर बहुत सोच विचार कर बनाए गए थे? ठीक है, ऐसा क्यों लगता है कि सिंधु घाटी के जो नगर हैं बहुत ही सोच समझ के बनाए गए थे? काम धंधे, सोचिए पत्थर का भाला उन्होंने कैसे बनाया होगा? ठीक है, ये देखिए पत्थर का भाला है, आप सोचिए कि इसे उन्होंने कैसे बनाया होगा पत्थर का भाला। ठीक है, जब लोग पत्थर के औजार व हथियार बना लेते थे तो उन्होंने धातु की चीजें बनाना क्यों शुरू किया? जब उन्हें पत्थर के हथियार बनाने आते थे, औजार बनाने आते थे, तो उन्होंने धातु की चीजें क्यों बनाई होंगी? खुदाई में तांबे कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियां, उस्तरा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, खुदाई में क्या क्या चीजें मिली हैं? तांबे और कांसे की बनी हुई चीजें मिली हैं, कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी। ठीक है, इस तरह की चीजें इन्हें खुदाई में प्राप्त हुई हैं, जो कांसे और तांबे की बनी हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालते और उसे साफ करने तथा गला कर चीजें बनाने के तरीके से परिचित थे। ठीक है, इससे पता चलता है कि लोग इन धातुओं को गला के इनसे चीजें बनाना जानते थे उस टाइम में। कांसा, तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाई हुई धातुएं। ठीक है, तीनों चीजों को कांसा, तांबा और जस्ता से बनकर मिली हुई जो धातुएं होती हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीजें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थीं। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते रहे होंगे। ठीक है, कई तरह के हथियार पत्थर से बनाते होंगे। खिलौनों की बैलगाड़ी देखिए। ठीक है, खिलौने की बैलगाड़ी देखिए, लगता है इस समय की बैलगाड़ी है। अब खिलौने जैसी एक बैलगाड़ी भी मिली है जिसे देखकर लगता है कि इसी टाइम की। ये देखिए बैलगाड़ी यहाँ पे इन्होंने बनाई होगी। ये बैलगाड़ी भी मिली है जिससे लगता है जैसे आजकल की ही ये बैलगाड़ी हो। इस तार को खींचने से बैल का सिर हिलता है। ये तार आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको खींचोगे तो बैल का जो सर है वो हिलेगा, लगेगा कि सच में वो चल रहा है। जो भी हो, इस बैलगाड़ी में दो बड़ी खोज छिपी हैं, एक पहिया और दूसरा बैलगाड़ी। ठीक है, इससे दो खोज का पता चलता है, पहिए की खोज और बैलगाड़ी की खोज का पता चलता है। सोचकर बताइए कि सिंधु घाटी के नगर के लिए बैलगाड़ी एक जरूरी चीज क्यों रही होगी? ठीक है, अब आप सोचिए और बताइए कि बैलगाड़ी क्यों जरूरी रही होगी। ठीक है, सिंधु घाटी के लिए आप अपने आसपास किस किस काम में पहिए या चक्के का प्रयोग देखते हैं? लिखिए। अब ये आपको बताना है कि आप अपने आसपास किन चीजों में पहिए को देखते हैं, पहिए का उपयोग या चक्के का उपयोग देखते हैं। तो आपको सोच के या जो भी आपने देखा है वो आपको लिखना है। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। इन चित्रों में दिख रही चीजों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी के नगरों में बहुत से कारीगर रहते होंगे। नगर के लोग अपनी जरूरत की सब चीजें घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीजों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी चीजें बनाकर दूसरों को बेचते थे। ठीक है,
अब व्यापार, यहाँ व्यापार के लिए बताया गया है। सिंधु घाटी के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, ये पूरा आप इसको अंडरलाइन अपनी बुक में भी कर लेंगे अगर आपके पास बुक है तो। सिंधु घाटी के नगरों में पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थी। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि वास्तव में व्यापारी जो व्यापार करने वाले लोग थे उनकी मोहरें थी। ये विभिन्न आकार की हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मोहर से छाप बना देते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ठीक है, नाप तौल के लिए किसका प्रयोग करते थे? बटखरे और पैमाने का उपयोग करते थे। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ऐसी मोहरें दूसरे देश में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया, इराक। मेसोपोटामिया कहाँ का हिस्सा है? इराक का। ठीक है, ये इस तरह की मोहरें और कहाँ मिली हैं? मेसोपोटामिया, इराक देश में मिली हैं। लगता है कि उस दिनों इराक और सिंधु घाटी के शहर के बीच व्यापार होता था। ठीक है, तो इससे ये जानकारी मिलती है कि जो मेसोपोटामिया है और सिंधु घाटी, इन दोनों के बीच कारोबार का, व्यापार का काम भी होता होगा। ठीक है, ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है इसे आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर लेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो आइए जाने व्यापार से होने वाले लाभ। अब व्यापार से होने वाले लाभ क्या क्या है इनके बारे में जानते हैं। तो इसको अभी फर्स्ट वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट में आप इसका आगे का हिस्सा देखिएगा। ठीक है, ये आगे मैं दिखा देती हूँ, अभी ये काफ़ी बड़ा है तो इसके सेकेंड पार्ट में आप इसको देखिएगा यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए ये काफ़ी बड़ा है तो आप यहाँ तक इसको सेकेंड पार्ट में देख लीजिएगा, फिर थर्ड में हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।